Hello to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो जैसा आप सभी ने डिमांड किया था कि सर हमें इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ना है, तो इकोलॉजी का चैप्टर जो है फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, यूनिट कह सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे और ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, साथ में मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लेकर के यूट्यूब पर आऊँ। ठीक है, तो चलो अभी का जो टॉपिक है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो है क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 10। ठीक है, अब इस यूनिट में 4 डिफरेंट चैप्टर्स हैं जिसमें हम चैप्टर 13 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो आप साथ में कनेक्ट रहिए और मैं आप सभी से बोलूंगा कि आप अपनी नोट्स को जरूर प्रिपेयर करो। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि हम इंटायर इस चैप्टर में बात क्या करेंगे, जैसे आपको मालूम है कि इस चैप्टर का नाम जो है ना वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आप बेसिकली अंडरस्टैंड करोगे कि हमारा जो इकोलॉजी है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वो किस तरीके से क्या करता है, काम करता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्योंकि यहां पर बात हो रही है ऑर्गेनिजम्स की, यहां पर बात हो रही है लिविंग वर्ल्ड की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उसके बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स को यहां पर अंडरस्टैंड करें तो ये हमें समझ में आएगा कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है। वहाँ पर क्या है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारा लिविंग सिस्टम एंड इट्स डाइवर्स। मीन्स यहां पर वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी है, मीन्स डिफरेंट टाइप के क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो अगर हम इसी चीज को अंडरस्टैंड करें कि लिविंग वर्ल्ड में अगर हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किन किन लेवल पर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम डिफाइन करें कि टू अंडरस्टैंड इट्स complexity by investigating process at various level of biological organization। ठीक है, अब देखो हमने यहां पर बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमने एक टर्म दिया लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे बच्चे तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और यहां पर साथ में क्या है कि बहुत सारा डाइवर्सिटी है। इसी चीज को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनमें जो प्रोसेस चलती हैं एट वेरियस लेवल, इन चीज को स्टडी करके ही हम इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है। बात समझ में आया? अब देखो अगर हम बात करते हैं कि ये जो वेरियस लेवल मीन्स किन किन लेवल पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे किन किन लेवल पर, वेरियस लेवल हमने बात किया यहां पर, तो किन किन लेवल पर हम बात करेंगे, मैक्रो
मॉलिक्यूल्स के लेवल पर अगर हम बात करते हैं, साथ में हम बात करेंगे सेल के लेवल पर। सेल से क्या है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। और इस पूरे कंप्लीट ऑर्गन्स के बाद क्या बनेगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे। ऑर्गेनिजम्स, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है। साथ में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन क्या बनाएंगे, एक कम्युनिटी बनाएगी। और यही सब मिलकर के क्या बनाएंगे, एक तरह का इको सिस्टम बनाएंगे। एक तरह का क्या बनाएंगे, इको सिस्टम। तो बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करूं कि इस कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग द प्रोसेस एट अ वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे, एक सेल बनाएंगे। और सेल, बहुत ढेर सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल जब मिलेंगे एक दूसरे से तो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। और एक टिश्यू जब क्लस्टर्स के फॉर्म में रहेंगे तो एक ऑर्गन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी चीज को आप अंडरस्टैंड करना बच्चे, कि हम दूसरे वे में भी आपको समझा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल, सपोज अगर यहां पर कोई एक ए ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, ए ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, ए ऑर्गेनिज्म है। अब सपोज ये एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम बात करते हैं कि ये ए ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, अपने नंबर को क्या किया, अभी हम प्रोसेस के बारे में नहीं जा रहे, अपने नंबर को क्या किया, इंक्रीज कर लिया। तो अब ये ए इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन के फॉर्म में आ गया। तो इस स्टेज को आप क्या बोलोगे, पॉपुलेशन। इस स्टेज को आप क्या बोलोगे, पॉपुलेशन। अब आगे चल करके आप देखोगे कि यहां पर ए पॉपुलेशन भी है। ए पॉपुलेशन ने अपनी एक क्या बना लिया, एक कम्युनिटी बना लिया। एक क्या बना लिया, एक क्या बना लिया, कम्युनिटी बना लिया। तो इस स्टेज को आप बोलोगे क्या, कम्युनिटी, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूं कि जब डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस, सपोज ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है, तो इंडिविजुअल हम बोल रहे हैं, उसने अपनी क्या बना ली, एक पॉपुलेशन बना लिया। तो ए की क्या है, ए पॉपुलेशन है। अभी आप देखो यहां पर कि ए पॉपुलेशन तो है ही है, साथ में बी पॉपुलेशन भी यहां पर दिख रही हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह कंबाइन होते हैं, तो उसी पॉइंट को आप क्या बोलते हो कि ये एक क्या है, कम्युनिटी है। मींस इस कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इंडिविजुअल कैसे कन्वर्ट हो रहा है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन कैसे कन्वर्ट हो रहा है कम्युनिटी में, और कम्युनिटी आगे चल करके क्या बनाते हैं, इको सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि इकोसिस्टम में बहुत डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज होती हैं, कंसिस्ट विथ डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली होता क्या है कि इकोसिस्टम में जो है वो एक तरह से कंसिस्ट विथ डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम से भी अगर आप बड़े यूनिट की बात करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, तो लैंडस्केप बनाते हैं। लैंड मींस इस लैंडस्केप के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इकोसिस्टम है। और डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप मिलकर के क्या बनाएंगे, बायोम। क्या बनाएंगे, बायोम। और डिफरेंट बायोम मिलकर के क्या बना देंगे, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। ये बात किसको
समझ में आ रही है? अगर ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो इकोलॉजी के इकोसिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत ही ईजिएस्ट वे में अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है? तो ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जब इनकी पॉपुलेशन बन जाएगी तो इस स्टेज को आप क्या बोलोगे? पॉपुलेशन। और डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस की अगर एक ही जगह पे आप बात करते हो तो वहां पर क्या बात रही है? कम्युनिटी। अब कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज मिलकर क्या बनाएंगे? इकोसिस्टम। डिफरेंट इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? लैंडस्केप। डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप मिलकर के एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे? बायोम का फॉर्मेशन करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट बायोम जो है वो एक बायोस्फीयर। मीन्स यहां पे सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? तो वहां पर आप बात करते हो बायोस्फीयर। इन सारे टर्म्स को आगे चल करके हम और भी इजीएस्ट वे में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? तो ये एक बात तो समझ में आया कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में तो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है? अब देखो एक टर्म आता है यहां पर, एक टर्म आता है इकोलॉजी, ठीक है? एक टर्म आता है इकोलॉजी। तो बेसिकली इकोलॉजी कुछ और नहीं, अगर आप इस टर्म को अंडरस्टैंड करते हो, फर्स्ट टाइम इस टर्म को किसने डिफाइन किया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोलॉजी जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करो कि इस टर्म को डिफाइन किसने किया था, तो एक बेसिकली जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इकोलॉजी टर्म को क्या किया था? डिफाइन किया था। तो द टर्म ecology was coined by German बायोलॉजिस्ट। उनका नाम क्या था? अर्नेस्ट हैक्ल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हैक्ल, ठीक है? ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इकोलॉजी टर्म को क्या किया था? डिफाइन किया था, ठीक? अब दूसरा टर्म यहां पर आता है, इस चीज को आप ध्यान से देखना, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है? अब इकोसिस्टम में अगर आप बात करते हो कि इकोसिस्टम है क्या, तो ये बेसिकली क्या है? एक तरह का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? इकोलॉजी का। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम क्या है? एक तरह का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? इकोलॉजी का। और इकोलॉजी का टर्म किसने दिया था? तो बेसिकली अर्नेस्ट हैक्ल ने दिया था, ठीक है? अब देखो एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात आप और अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली अगर इकोलॉजी टर्म को आप और डिटेल वे में डिफाइन करो, अभी तो सिर्फ आपने किसने टर्म दिया था उसके बारे में अंडरस्टैंड किया, ठीक है? तो इकोलॉजी जो है, अगर उसे आप अंडरस्टैंड करो कि ये इकोलॉजी है क्या, तो इकोलॉजी कुछ और नहीं, ये एक तरह का स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको डिफाइन करने का बेस्ट वे है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसी की स्टडी को आप क्या बोलते हो? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है? द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other. So this is called as
इकोलॉजी, और इकोलॉजी का टर्म किसने दिया? अर्नेस्ट हैक्केल ने। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब देखो, हमने बात किया कि यहाँ पर ये इस इकोलॉजी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो इको सिस्टम है। अब इको सिस्टम के बारे में अगर आप थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखो तो पहली बात तो हमने लिखा कि ये एक तरह का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म है कि इट इज अ डायनेमिक इन नेचर, इट इज अ डायनेमिक इन नेचर। इसका मतलब यह है कि कोई भी इकोसिस्टम हो वो हमेशा टाइम के हिसाब से क्या होता है? चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो वो एक टाइम बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए, अब ये टाइम ईयर्स में भी हो सकता है, लेकिन हर इकोसिस्टम डायनेमिक इन नेचर है, मीन्स वो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के हिसाब से क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तीसरा पॉइंट यहां पर ये है कि इकोसिस्टम जो है, जितने भी इकोसिस्टम, ऑल इकोसिस्टम आर ओपन इकोसिस्टम, आर ओपन सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि सपोज आपके पास एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, सपोज आपके पास क्या है? एक पॉन्ड इकोसिस्टम है। ठीक है, एक क्या है? पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है अपने सराउंडिंग से क्या करेगा? ऑलवेज एनर्जी और मैटर का क्या करेगा? मटेरियल का क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। तो आप कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। जिस भी इकोसिस्टम में अगर एनर्जी और मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा तो वो इकोसिस्टम क्या करेगा? सरवाइव ही नहीं कर सकता है, सरवाइव ही नहीं कर सकता है। तो यहां पर एनर्जी और मैटर या मटेरियल का क्या हो रहा है? ऑलवेज एक्सचेंज। तो इस तरह के इकोसिस्टम को आप क्या बोलते हो? ओपन इकोसिस्टम। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि सपोज अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन दिखाएं, तो सपोज आपका एक बड़े से सिस्टम में ये क्या है? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तो पहला इंटरेक्शन होगा किसके साथ? एटमॉस्फेयर के साथ होगा। एटमॉस्फेयर के साथ होगा, एटमॉस्फेयर के साथ होगा, साथ में साथ लिथोस्फीयर के साथ भी होगा, लिथोस्फीयर के साथ होगा, और साथ में आपका हाइड्रोस्फीयर के साथ होगा। तो बेसिकली ये कुछ और नहीं, ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन को स्टडी कर रहा है यहां पर। तो ऑर्गेनिज्म interact with physical environment। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो, एक छोटी सी चीज और बता देते हैं कि हमने यहां पर बात किया इकोसिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है बायोटिक
एंड एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। अब अगर हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, तो बेसिकली हम यहां पर स्टडी करेंगे किसके बारे में, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, और साथ में हम स्टडी करेंगे हेट्रोट्रॉप्स के बारे में। ठीक, अब अगर हम एबायोटिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, और साथ में हम बात करेंगे किसके बारे में, केमिकल फैक्टर के बारे में। ये बात समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। अब इन्हीं की डिटेल स्टडी हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो बच्चे, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, ये चैप्टर अगर अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है ना, तो अपना कमेंट जरूर आप फीडबैक के फॉर्म में देना, और साथ में साथ इस चैप्टर के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को सर्कुलेट करो, ताकि वो भी इकोलॉजी और इकोसिस्टम के टर्म को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और ये जो आपका यूनिट नंबर 10 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्ज़ाम और आपके नीट की एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चे, आप अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करो, ये बहुत बहुत हेल्प करता है पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए। तो ऐसे ही मुझे आप सपोर्ट करो। साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम की हेल्प से पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, थैंक यू।